नमस्ते। मौसम बदलने वाला है। किसी फ़िल्म में डायलॉग हो तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा कुछ तो होने वाला है। लेकिन अगर असल में, सच में मौसम बदल जाए, सच में आपके धरती का तापमान बढ़ जाए, सच में ये जो रोज़ 45 डिग्री, 46 डिग्री, 50 डिग्री की बात होती है, ये बातें सच में अगर असल में आपके इर्द-गिर्द होने लगाएँ तो क्या हो सकता है? आपकी ज़िंदगी में कितना भारी बदलाव हो सकता है? ये जानेंगे स्पेशलिस्ट से। हमारे साथ आज हैं बीआईटी मेसरा के प्रोफ़ेसर कीर्ति अभिषेक जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। पहला सवाल यह है कि क्या धरती पर जलवायु में मौसम में कुछ बदल रहा है क्या? टेम्परेचर तो एक्चुअली में चेंज हो रहा है और ये सभी को पता है कि जैसे-जैसे तापमान इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ-साथ हर जगह का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। अगर हम इंडो-गैंजेटिक बेल्ट की बात करेंगे, हम्म, तो पूरा इंडो-गैंजेटिक बेल्ट जो है वो एग्रीकल्चर का मेन सोर्स है इंडिया के लिए। हम्म, अगर हीट वेव होता है और टेम्परेचर चेंज करता है, तो सबसे पहला कोई चीज़ जो अफ़ेक्ट करेगा हमारे ऊपर वो है फूड सिक्योरिटी। ओह, सो एंटायर इंडो-गैंजेटिक बेल्ट व्हिच इज़ अ सोर्स फॉर आवर फूड, वो हम्म, हमारा डाउन होने वाला है। सो मेजर मतलब क्वेश्चन मार्क इज़ ऑन फूड तो सिक्योरिटी। हमारे उर्वरक जो ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन है, उस ज़मीन से जो अनाज निकलता है ना, उस पर अफ़ेक्ट आने वाला फल है आएगा, और ये बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है लेकर ये। के आएगा। एक चर्चा होती है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कई दिनों से चर्चा चली आ रही है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब उसका इम्पैक्ट दिखने लगा है। हाल ही में मुंबई में बारिश हुई। कहा गया कि साइक्लोनिक बारिश है। लगा कि जैसे बादल फट गया है। ये इस तरह की कंडीशन क्यों आ रही है? देखिए, जैसे-जैसे टेम्परेचर चेंज कर रहा है या तापमान इंक्रीज़ कर रहा है, वहाँ पे जो ग्लेशियर का जो फ़ॉर्मेशन का जो टाइम होता है, वो रिड्यूस हो गया। तो ग्लेशियर फ़ॉर्मेशन कम हो रहा है और मेल्टिंग बढ़ गया। तो ओह, जैसे-जैसे मेल्टिंग बढ़ेगा, वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो ग्लेशियर मेल्ट करके नदियों में आता है और नदियों से वो समुद्र में जाता है। तो समुद्र का लेवल इंक्रीज़ करना ही करना है, जैसे-जैसे आपका ग्लेशियर्स मेल्ट करेगा। ये अपने तरीके की बड़ी समस्या है। अगर समुद्र का स्तर ऊपर चला जाए तो कई बार हम ऐसी चर्चाएं सुनते हैं कि समुद्र किनारे बसने वाले जो शहर हैं, भारत के भी कई शहर उसमें शामिल हैं, उनमें पानी अंदर तक आ जाएगा। मतलब क्षेत्रफल कम हो जाएगा ज़मीन का। धरती जो रहने वाली है लोगों की, वो कम हो जाएगी और समुद्र किनारे कई अच्छे देश और बहुत उन्नत देशों के अच्छे शहर बसे हुए हैं। एक बार लौटते हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, भारत के उत्तरी क्षेत्र को कहा जाता है। खासतौर पर झारखंड को देखें तो साउथ ईस्ट एरिया आता है। इस हिस्से में जबकि जल, जंगल, ज़मीन को बचाने की ढेर सारे आंदोलन हम देखते हैं। क्या उस जगह पर भी बदलाव मौसम का होने वाला है? बिल्कुल, आपने सही शब्दों का प्रयोग किया, जल, जंगल, ज़मीन। हमारी ज़मीन ऐसे भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं इंडो-गैंजेटिक बेल्ट से। पर प्लस इसके साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, उसके कारण यहाँ का जो सॉइल मॉइस्चर है, वो ऑटोमैटिकली डिक्रीज़ कर रहा है। ओह, तो जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, वो अफ़ेक्ट करना ही करना है। हम्म, प्लस आपने कहा जल, जल झारखंड में टिकता नहीं है क्योंकि ये प्लेटो रीजन है, जिसके कारण जो पानी है वो नीचे बह करके चला जाएगा नदियों में। तो तब नेचुरली अगर आप देखेंगे तो जो प्लेटो रीजन है वहाँ पे पानी का संरक्षण करना थोड़ा डिफिकल्ट होता कठिन है है। क्योंकि रेनफॉल जो आएगी वो बह जाएगी। चली जाएगी। और इसके कारण क्या होता है, जो सॉइल इरोजन भी होता है वो भी आपका इंक्रीज करता है। तो इसलिए आप देखेंगे रांची में जब बारिश होती है तो रोड साफ हो जाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, लेकिन जो निचला एरिया होगा वहाँ पे मिट्टी मिट्टी पूरा रोड में मिट्टी आ जाएगा। हाँ, दिस इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल कि आपको जब बारिश होती है तो कैसे सॉइल का इरोजन हो रहा है। ओके, तो जहाँ सॉइल का इरोजन हुआ तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाता है। तो झारखंड विल बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। और जहाँ तक जंगल की बात है, तो पेड़ हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन पेड़ की कटाई भी वैसे ही हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन पेड़ को वापस से कहीं ना कहीं लगाने का भी उपाय होना चाहिए। राइट, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। करेक्ट। तो डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन डेवलपमेंट शुड बी इन बैलेंस विथ अदर एनवायरमेंटल एनवायरमेंट, कंजर्वेशंस। ग्रेट। ज़मीन का हमने चर्चा की, जंगल की हमने चर्चा की और पानी, तीनों की चर्चा की। एक छोटा-सा अभी दिखा है जो ख़ास तौर पर रांची या झारखंड में लोग रह रहे होंगे वो कनेक्ट कर पाएँगे कि थोड़े-थोड़े समय में कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। गर्मी जिस स्तर की तपती थी वो नहीं हो रही है। क्या यह कोई नया इंडिकेशन है, संकेत है मौसम का? देखिए, आज से 30 साल पहले अगर आप बोलते तो मैं मान लेता कि नेचुरल बारिश है। हुँ, हुँ। क्योंकि पहले रांची में जब हम लोग छोटे हुआ करते तो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में सेकंड हाफ में बारिश होती ही थी। हुँ, हुँ। तापमान फर्स्ट हाफ में बढ़ता था, क्लाउड फॉर्मेशन होता था और बारिश होती थी। हुँ, हुँ। अब जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम साइक्लोनिक इफेक्ट्स, कुछ चेंज हो रहा है उसके कारण हो रहा है।
तो मानसून, अभी ये मानसून बारिश नहीं है, दिस इज नॉट मानसून, ये सडन चेंजेस आ रहा है जिसके कारण ये बारिश हो रही है। इसलिए आप देखेंगे सडनली 1 घंटे में एक्सेसिव बारिश, हाँ। फिर बारिश बंद, फिर आप देखेंगे कि बीआईटी के एरिया में बारिश हो रही है लेकिन मेन रोड में बारिश नहीं हो रही है। जबकि पहले जब होता था एक कंटिन्यूअस बारिश होती थी और सब जगह होती थी। तो ये बहुत ही स्कैटर्ड पैटर्न में बारिश हो रही है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि इससे ना आपका जल स्तर बढ़ेगा, खाली सॉइल मॉइस्चर थोड़ी देर के लिए रिटेन हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी जल स्तर में इसका ज़्यादा फायदा करता नहीं है। एक बार इसके उपायों पे तो हम जाएंगे, क्या एक इंडिविजुअल, एक नागरिक होने के नाते, या फिर एक सरकार के नाते, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाते हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स की चर्चा मैं करूंगा। हीट वेव का सर ऐसा आलम है कि जानलेवा है, बहुत लोगों की जान चली जाती है, और हम फेस कर रहे हैं, हम रांची के लोग, झारखंड के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैं पूरे उत्तर भारत को जब मैं देखता हूँ तो यहाँ हीट वेव का काफ़ी असर दिखाई देता है। तो एक बार मैं जानना चाहूँगा कि अभी हीट वेव इस तरह से क्यों अफेक्ट कर रहा है? देखिए, जो कंप्लीट पैटर्न है एयर मूवमेंट का वो नॉर्मल चल रहा है, बट उसके साथ साथ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर बढ़ने के चक्कर में जो हवाएं आ रही हैं फ्रॉम द टिबेटन प्लेटो एंड इनटू द इंडो गैंजेटिक बेल्ट, क्योंकि टिबेटन प्लेटो बिकम्स अ हॉट डेजर्ट फ्रॉम द गोबी डेजर्ट, सो उधर से जब हीट वेव्स आ रहा है तो वो हमारे इंडो गैंजेटिक बेल्ट को अफेक्ट करता है। तो उसके कारण ये जो माइग्रेशन है रूट का, वो उस तरीके से चलता है यहाँ पे। तो वो हीट वेव हमारे को इफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो मूवमेंट आ रहा है हिमालय के उस तरफ से अंदर की ओर आ रहा है। एक बड़ी चर्चा होती है कि अरब सागर से जो उठ रहा है वो यहाँ आकर के किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। कई बार कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, अरबियन कंट्री की तरफ से आ रही हैं, सिस्टम क्रिएट हो रहा है। ये सब चीज़ें आम जनता कई बार समझने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा इसको सिंपल कर दें कि अरब सागर की तरफ से क्या आता है। अरेबियन सी और टिबेटन प्लाटो दोनों मानसून को इफेक्ट करता है। दो फेनोमेना होता है, एल नीनो और एल ला नीना। तो एक के कारण बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एक के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस साल लालीना होता है उस समय कुछ और पैटर्न होता है, जिस समय एल नीनो होता है उस समय कुछ और पैटर्न होता है। तो ये सर्कुलेशन जो होता है वो शुरू होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास से मूव करता है, वो पहले जाता है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहाँ से वो डिफ्लेक्ट होकर फिर वो एंटर करता है इंडियन ओशन। सो वो जो डिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट मूवमेंट को अफेक्ट करता है। And that is the primary cause of rainfall in the Indian subcontinent. तो उसके कारण वो चेंजेस आता है वहाँ पे, और फिर वेव पैटर्न, लो प्रेशर, वो सब के कारण फिर मानसून चेंज होना शुरू मानसून बदलने लगता है। मानसून की बदलावट, जैसा शुरुआत में सर ने कहा कि वो आपको सीधे आपके अनाज के उपज से ताल्लुक़ रखती है। यानी कि आपकी खेती, पहले अगर आपके 1 बीघा 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, उसमें अगर आपने 20 क्विंटल एक धान निकालने का एक चलन बना हुआ है, आपके जहन में क्लैरिटी है कि 20 क्विंटल धान आ रहा है, अचानक से आप पाएंगे कि 20 क्विंटल 15 क्विंटल हो जा रहा है, 16 क्विंटल हो जा रहा है, या कि 10 क्विंटल हो जा रहा है। आप परेशान होंगे कि क्या हो गया, ऐसा क्या, हमने तो कुछ चेंज नहीं किया। आप खुद को ब्लेम करेंगे और आप अपने खेत में अधिक उर्वरक और ऐसी चीज़ें डालना शुरू करेंगे जो आपके हड्डियों को असर करती है। पंजाब का बड़ा उदाहरण है कि धान में खेती करने के दौरान इतना उपज तो उसको कैंसर का रूप शायद लेने लगा। इस दिशा में सर कुछ आप प्रकाश डालेंगे? इंडिया में 2 रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, एक ग्रीन रेवोल्यूशन फेज़ 1 और ग्रीन रेवोल्यूशन फेज़ 2। ग्रीन रेवोल्यूशन फेज़ 1 जो हुआ वो नॉर्दर्न इंडियन में हुआ, जहाँ पे पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, इन सब एरियाज़ में हुआ। बट वहाँ पे उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया, जबरदस्त इस्तेमाल। बट पेस्टिसाइड का जो नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि जब पेस्टिसाइड सॉइल में गया, सॉइल से रूट में गया, और रूट से वो वापस लीफ में आया, तो वो एक सिस्टम में अंदर आ गया। और जब हम लोग चाहे सब्जी खाए चाहे साग खाए, वो हमारे सिस्टम के उस वेजिटेबल्स के थ्रू या सब फूड के थ्रू वो हमारे सिस्टम में आ गया, जिसके कारण पंजाब में जो कैंसर का रेट था वो सडनली इंक्रीज किया बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड कॉन्टामिनेशन। फेज़ 2 में हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखा है, गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा ध्यान दिया है। फेज़ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्टर्न यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड, बंगाल, एंड इट गोज टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। Now, organic farming is one thing which has been recommended because of what we faced in phase 1. पंजाब एंड हरियाणा में जो हम लोगों ने नेगेटिविटी देखा, उसके कारण हम लोगों ने फेज़ 2 में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जोर दिया है। ड्रॉबैक ये है कि अभी फाइनेंशियली थोड़ा उतना फीजिबल नहीं है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे कि आपको ऑर्गेनिक एंड नॉर्मल दोनों दिख रहा है, बट जो नॉर्मल प्रोडक्ट का रेट जो है वो कम है। हाँ, पैसा है। तो आम आदमी के लिए शायद एक बार क्वेश्चन मार्क लगेगा कि वो ऑर्गेनिक खाना खाए कि नहीं खाए।
तो वो चीज़ है, बट ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फूड विल बी कम प्रोडक्शन होगा लेकिन बेटर होगा हेल्थ के लिए हमेशा। राइट। सी देखिए क्या होता है, जो आम जनजीवन है, जिस तरह से हम लोग जीते हैं, तो हम अपना सवेरे जगते हैं, नहाते धोते हैं, जो काम है उस पर चले जाते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर हमने कहीं पढ़ा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु बदल रहा है, तो हमको लगता है कि बच्चों के निबंध लिखने का विषय है, बच्चों को बता दो कि हाँ जलवायु परिवर्तन पे निबंध लिखो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके ज़िंदगी को ना अलग अलग तरीके से अभी ही इम्पेक्ट करने लगा है। हीट वेव आएगी तो आप इम्पेक्ट होंगे, उपज घटेगी तो आप इम्पेक्ट होंगे, कैंसर बढ़ेगा तो आप इम्पेक्ट होंगे। क्लाइमेट एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में घुस चुका है, और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग तरीके से कैंसर होने के बाद की स्थिति को हम समझते हैं, किस तरह की मनोदशा पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार झेलते हैं। तो ऐसे किसी चीज़ों में जाने से बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? एक बार किसी इंडिविजुअल के लिए, जो आम आदमी है, वो कैसे क्लाइमेट चेंज में अपना रोल प्ले कर सकता है, इसके बारे में सर विस्तार से बताएं। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अक्सर जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं कि सरकार नहीं कर रही है। बट सरकार का पॉपुलेशन अगर 1 लाख है तो जनसंख्या हमारी 10 लाख है, राइट। एंड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 लाख लोग 10 लाख लोगों के लिए काम करें, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी उपाय हैं, जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल घर में रहते हैं तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो जल का संरक्षण जो बारिश में होता है वो आप कर सकते हो। राइट। उसमें भी 2 तरीके का ओपिनियन होता है कि क्या आप स्टोरेज करेंगे कि क्या आप रिचार्ज करेंगे जल को। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है तब आप स्टोरेज पे जा सकते हैं, बट स्टोरेज का प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं से भी कोई भी इम्प्यूरिटीज़ आ जाएगा तो वो कंटामिनेशन में हो सकता है। सो रिचार्ज इज़ अनदर वन ऑप्शन, कि आपको सीधे जल को लेकर अपने छत से एक चैनल बना करके यू आर रिचार्जिंग इट इनटू द सॉइल। तो उसमें भी एक डीप बोरिंग करके या कुछ बोरवेल करा के आप उसको करा सकते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरा है कि अगर घर में कुआं है तो कुएं के आप 6 फीट छोड़ करके एक गड्ढा बनाएं, उस गड्ढे में आप बालू गिट्टी डाल करके जो फिल्टर मीडिया होता है और बारिश की पानी को उसमें डालें और उसके साइड्स को ब्रिक लेयरिंग करें, लेकिन सीमेंटिंग नहीं करें। अच्छा, सीमेंटिंग करने से फिर पानी सीप नहीं करेगा। ठीक है। तो पानी को क्रॉस करना है उस लेयर को, तो खाली साइड में जुड़ाई होनी चाहिए और बीच में ओपन होना चाहिए और गिट्टी और बालू से भर देना चाहिए ताकि पानी धीरे धीरे फिल्टर होके चल जाए। ठीक। इसका लाइव उदाहरण मैंने अपने घर में भी किया था। अच्छा। तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा था, मेरे पास एक बोरिंग था जो फेल कर गया था। अच्छा। तो उसके बाद हम लोगों ने कुआं किया था। तो उस कुएं में हम लोग हर साल बारिश का फ़ायदा दिख रहा था कि जो रिचार्ज हो रहा है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो कुएं के हर लेयर से दिख रहा था कि वो पानी रिचार्ज हो रहा है, रिस के जा रहा है। और जब लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कुआं फेल कर रहा था, वो कुआं हमें 15 साल तक सर्वाइव करवाया। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ सिंपल एक आदमी के फ़ायदे से। फ़ायदा क्या हुआ 2015 में जब रेगुलेशन चेंज हुआ और ये हुआ कि होल्डिंग टैक्स में रिबेट मिलेगा अगर आपके पास वाटर होल्डिंग ये है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, घर में 5 पेड़ है। तो थैंकफुली हमारे घर में था। तो उसके कारण लोगों को लगा कि अरे इनको तो होल्डिंग टैक्स में फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो बहुत मेंटली बहुत प्ले करता है। तो व्हेन यू सी अदर पीपल गेटिंग अ बेनिफिट ना, तो आप भी कोशिश करते हो कि उस बेनिफिट को उठाएं। करेक्ट। अब हमारे कॉलोनी में ऑलमोस्ट 15 घर एक लाइन से सब लोगों ने करवा लिया। अरे वाह। सब लोगों ने। उसका फ़ायदा ये हो रहा है अब सबके घरों के कुएं भर जा रहे हैं। दूसरा एक है कि आप शोधकर्ता हैं, शोधकर्ता को कई तरह की संयंत्र जुटाने के लिए आप प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को बताते भी हैं, तो इंडिविजुअल जिम्मेदारियों के बारे में तो हम इस वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे, आप बच्चों को भी बताते हैं। लेकिन क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से बजट में ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे कि जितने भी भारत में शोध करने वाले लोग हैं या इसको समझने वाले लोग हैं वो कुछ आगे बढ़ करके कोई कदम उठा के, इंडिविजुअल प्रयास तो आपने बेहतरीन उस रास्ते के बारे में बताया। नहीं, रिसर्च फंडिंग तो बहुत है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब हमारे बीआईटी मिश्रा में ही एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारा फंडिंग है। इसरो की तरफ से फंडिंग है हमारे को। तो फंडिंग का कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, बट ये भी समझना है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया है, तो सारा फंडिंग एक इंस्टीट्यूशन को नहीं जा सकता। राइट। तो एक प्रोपोर्शन सो दैट हर एक स्टेट में फंडिंग जाए, हर एक यूनिवर्सिटी में फंडिंग जाए, वैसा पॉलिसी है और वो कारगर भी है। और हर जगह पे लोग अपने अपने स्तर पे रिसर्च कर रहे हैं। और इस रिसर्च का फ़ायदा ये होता है कि जो मेजर आउटकम होता है वो तो एक पब्लिकेशन होता है जो इजी है, बट पब्लिकेशन के बाद उसको पॉलिसी में यूज़ करके फिर उसको लाइव किया जाता है। जो लोग बोलते हैं पेटेंट कराते हैं।
सो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि हाउ योर रिसर्च इज गेटिंग इनटू पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे अभी बहुत मेजर स्ट्रेस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कोशिश। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ भी अभी बहुत मेजर डेवलपमेंट एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रहा है, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी स्ट्रैटेजीज लिया है फॉर एफॉरेस्टेशन। तो एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है कि कितना पेड़ लगाना है, अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो कहाँ से काट रहे हो, उसको उसकी जगह पे कौन से पेड़ लगा रहे हो। तो वो बहुत स्ट्रिंजेंटली फॉलो हो रहा है अभी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है जो इसको मॉनिटर कर रहा है कॉन्स्टेंटली। सो स्लो स्टेप है बट हो रहा है, बट हमें भी जागरूक होना है। मतलब गवर्नमेंट एक बार आएगा, इंस्पेक्ट करेगा, जाएगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट हर 2 दिन में जाकर इंस्पेक्शन करे। तो अच्छे स्ट्रैटेजीज हैं, हो रहे हैं। एक आपसे मैं राय उन लोगों के लिए भी लूंगा जो लोग किन्हीं कंपनियों के ऑनर हैं या कि स्टार्टअप के ऑनर हैं। क्या होता है किसी एक जिंदगी, सरकार यानी सारी जिंदगी, बीच में एक यूनिट आती है कंपनियां, जो कई बार प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कई बार थोड़ी सी सरकार से फाइनेंस्ड होती हैं, बजट ले रही होती हैं, अनुदान ले रही होती हैं। क्या उन कंपनियों का कोई दायित्व होता है? क्योंकि कई सारे प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार वो होती हैं, बहुत सारा प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कंपनियां कर रही होती हैं। देखिए, जनरली सभी कंपनी में CSR सेल होता है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सस्टेनेबल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए CSR सेल। ये CSR सेल खुद से भी करते हैं फंडिंग, ताकि उनके घर में अगल बगल जो गांव हैं उनको कैसा सस्टेनेबल किया जाए। अगर वहाँ पे बारिश की पानी की दिक्कत है तो पानी का प्रोविज़न करवाए, मेडिकल हेल्थ करवाए। तो एज अ पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटी वो लोग बहुत कुछ करते हैं। और सम ऑफ दीज मेजर ग्रुप्स जैसे टाटास, ये लोग BID को भी फंड करते हैं ताकि हम लोग खुद से भी कुछ कुछ और एक्स्ट्रा CSR एक्टिविटी करा पाए। तो सम ऑफ दिस कंपनीज आर वर्किंग वेल, तो दे आर हैविंग देयर फंड को देते हैं, फंड से रिसर्च कराते हैं, सोशियो इकोनॉमिक पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं इनका। तो उनका जो एस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी पे होता है कि आप कैसे किसी चीज़ को फंड ले करके किसी ग्राउंड लेवल वर्क कैसे कर रहे हैं को दिखा दें, कैसे दिखाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो हो रहा है। तो इस जो हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी ही विधिवत और विस्तार से हमने शीर्ष से लेकर के उसके निचले हिस्से तक चर्चा की है। एक आखिरी सवाल लेकर के इसको समाप्त करेंगे। पिछले साल आई थिंक 2 साल पहले की बात है, तो हम देख रहे थे कि कनाडा में इतनी हीट वेव और इस तरह की चीज़ बनी हुई थी जैसे लोगों को लग रहा था कि हम किसी प्रेशर कुकर में उबाले जा रहे हैं। लोग सड़कों पे आ रहे थे, जहाँ कहीं पानी की फुहार मिल रही थी, पानी की फुहार चलाने लग गई थी सिटी में सरकार कि लोग उसके अंदर जा करके थोड़ा सा अपने आप को ठंडा कर दें। एग्जैक्टली उसी दिन तारीख में, जिस तारीख की ये बात है 2 साल पहले की, न्यूजीलैंड में इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ठंड पड़ रही थी कि लोग किकुड़ रहे थे और ठंड के मारे मर रहे थे। तो ये दुनिया में 2 अजीब तरीके का ट्रेंड देखा गया। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मौसम की चरम परिस्थिति। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अगर बढ़ता है तो पूरी कायनात के लिए, हम सब के लिए एक तरीके के विध्वंस, एक तरीके के समाप्ति का ये दौर देखा जाएगा। तो इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण दिखाई देता है? और हम इसको जो सेव कर रहे थे उसके बारे में तो हमने बात की ही, लेकिन ऐसी कंडीशन क्या बढ़ रही है दुनिया में? बिल्कुल बढ़ रही है, और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आइस एज, तब भी तो मेल्टिंग हुआ, और डायनासोर्स और जितने भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हैं आज, वो भी क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट था। तो ग्रेजुअली टेम्परेचर चेंज कर रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज, अभी लास्ट 40 साल में जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो रेट और आज से 100 साल पहले का रेट बहुत डिफरेंट हो गया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर नाउ इज मच हायर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी 100 years तो back। अभी की स्थिति ज़्यादा खराब है। क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, बट अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो रेट है टेम्परेचर चेंज का वो ज़्यादा है, जिसके कारण, और अभी आप पिछले 2000 के बाद जो टाइम है वो और भी ज़्यादा पीक लिया है उसका कर्व। तो इसलिए इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर विल बी वेरी हाई। तो ये बहुत एविडेंट है। दुनिया भर की सरकारें तमाम तरीके की समिट्स, आप सुनते होंगे कि ग्लासगो में कोई समिट हो रही है, आप सुनते होंगे कि जर्मनी में कोई बैठक हो रही है, उसमें कार्बन उत्सर्जन पर बात हो रही है, अपने अपने प्रकृति को बचाने की बात हो रही है। पर असल में जो फैक्ट है वो सर बता रहे हैं कि पिछले 25 साल का जो औसत बढ़ने की जो वृद्धि है, जो रेट है, जिस तरह से आगे बढ़ रहे दर है, वो पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। और अगर यह चीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो शायद हम सब के लिए ये बहुत अलग अलग तरीके से चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है सर, आपने हमें समय दिया इतना सारा, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत विस्तार से अच्छी जानकारियाँ हमें दी। और सर की एक आखिरी बात थी जिसको हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपकी खुद की जो एफर्ट है, आपका जो कोशिश है, वो सच में पूरी कायनात को, पूरे
पृथ्वी को, दुनिया को बचाने में मददगार साबित हो सकती है। आप भी अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।